बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर कुछ एमसीक्यूज़ पे कंसिस्ट करता है। एमसीक्यूज़ जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहाँ से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी? आया टाइम कांस्टेंट होगा, आया लेंथ कांस्टेंट होगा, आया स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगा, या मास कांस्टेंट होगा? चलें थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का मकसद है। तो सबसे पहले आपको एक प्यारी सी एनिमेशन नज़र आ रही है। ये रहा प्यारी सी एनिमेशन है और हम इसको थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं। क्लियर? तो बच्चे आपको नज़र आ रहा है कि एक स्पेसशिप जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। दो क्लॉक्स हैं, एक स्पेसशिप में है और एक ज़मीन पे है। एक बाहर से इसे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। एक घड़ी जो है वो ज़मीन पे है, वहाँ पे टाइम नोट किया जा रहा है। एक घड़ी स्पेसशिप में है और ज़मीन से उसके टाइम को नोट किया जा रहा है। दोनों घड़ियों में कुछ वक्त के बाद अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो कुछ वक्त के बाद दोनों घड़ियों में फ़र्क पैदा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मूविंग क्लॉक रन स्लोअर, मूविंग क्लॉक रन स्लोअर। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जो टाइम है वो ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम नहीं है। क्लियर? एक बात तो क्लियर हो गई है कि टाइम इसका आंसर नहीं है। कंट्रैक्शन देखते हैं। इनसाइड परसेप्शन जो है, इनसाइड अगर आप किसी भी स्पेसशिप में जाएंगे तो ये आप यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आपके लिए जो लेंथ है L0, ये भी L0 था और ये भी L0 है। क्लियर? ओके, यस। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं लेकिन बाहर के ऑब्ज़र्वर से पूछते हैं कि उसे क्या नज़र आ रहा है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से लाइट ऐसे आती है और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आती है तो इस बंदे को ये जगह नज़र आ जाती है, ये जगह, इस बंदे को ये जगह नज़र आ जाती है। तो इस बंदे को नज़र आता है कि जितना लाइट ने ट्रैवल किया है इस तरफ उतना लाइट ने ट्रैवल किया है इस तरफ। लिहाजा लाइट ने दोनों डायरेक्शन में जो ट्रैवलिंग की है वो सेम है। इसमें लेंथ कंट्रैक्शन जो है वो इनसाइड द ऑब्ज़र्वर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आउटसाइड द ऑब्ज़र्वर के लिए ज़रा चेक करें आप लोग। और ये रहा आउटसाइड द ऑब्ज़र्वर जो है उसे लग रहा है कि स्पेसशिप जो है वो आगे है क्योंकि स्पेसशिप की स्पीड जो है वो तकरीबन लाइट तक पहुंच चुकी है। चले हम थोड़ा सा इसकी स्पीड को कम कर देंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ओके, अब ज़रा आप चेक करें। आउटसाइड द स्पेसशिप जो है वो उसे नज़र आ रहा है क्योंकि स्पेसशिप की स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड के तकरीबन बराबर हो चुकी है। लिहाजा जो लेंथ कंट्रैक्शन है, लेंथ कंट्रैक्शन इनसाइड द स्पेसशिप, उसकी लेंथ कंट्रैक्ट हो जाती है, बाहर की लेंथ क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। रिलेटिवली बाहर के ऑब्ज़र्वर के लिए लेंथ जो ऑब्ज़र्वर इनसाइड है उसके लेंथ कंट्रैक्ट हो जाती है। याद रखें, मूविंग क्लॉक रन स्लोअर और मूविंग क्लॉक के लिए याद रखें लेंथ क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। तो जो पहले एमसीक्यू का आंसर है वो ना तो टाइम है, टाइम भी चेंज है दोनों ऑब्जर्वर के लिए, लेंथ भी चेंज है और बच्चे मास, आइंस्टाइन कहता है कि मास इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इफ़ यू आर हैविंग एनर्जी यू आर हैविंग मास। मास कैन नेवर बी kept same for the two different observer if one of the observer is moves with greater velocity। अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपका मास ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा। आइंस्टाइन यहाँ से एक बोल्ड एजम्पशन की तरफ जा रहा है और बोल्ड एजम्पशन क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल्ड एजम्पशन की तरफ जा रहा है और बोल्ड एजम्पशन है जी के स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होगी। क्लियर? ये रहा आप लोग का पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू, द टाइम एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स कंपेयर टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विल अपीयर फास्टर, स्लोअर, द सेम, इनफाइनाइट। तो चलें इसी क्वेश्चन को
थोड़ा सा देखते हैं कि वो ऑब्जर्वर जो इनसाइड द स्पेसशिप है, आया उसके लिए टाइम ज़्यादा होगा, कम होगा, सेम रहेगा या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलिए सिंपल सी साइमुलेशन समझते हैं, सिंपल सी और प्यारी सी साइमुलेशन है टाइम के बारे में। ये रहा, हम थोड़ा सा 0.5 स्पीड हम ले लेंगे और सबसे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ज़रा इसको चेक करें। ये दो घड़ियाँ हैं लेकिन स्पेसशिप रेस्ट में है। स्पेसशिप रेस्ट में है, दोनों घड़ियों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब भी दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होते हैं तो वहाँ पे टाइम में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आता है। अब एक और काम करते हैं और इसमें से स्पेसशिप को थोड़ा सा मूव करते हैं विद ग्रेटर वेलोसिटी। तो ग्रेटर वेलोसिटी से अगर आप इसको मूव करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि लाइट ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया बाहर के ऑब्जर्वर के लिए। तो वहाँ पे 1 सेकंड होगा और ज़मीन पे 1.5 सेकंड होंगे। इसका मतलब है कि मूविंग क्लॉक स्लो हो गया है ज़मीन के मुकाबले में। मूविंग क्लॉक ज़मीन के मुकाबले में स्लो हो गया है। ज़मीन पे 1.5 आवर गुजर गए हैं, वहाँ पे 1 आवर गुजरा है, तो उसकी घड़ी स्लो हो गई है। क्लियर? तो ये इसका जो आंसर है क्लियर कट, इसका जो प्यारा सा आंसर है वो है बच्चों, वो है प्यारे बच्चों स्लोअर। क्लियर? ओके, चलिए अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू, इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ वेलोसिटी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट appears to remain the same, contract in the direction of motion, expand in all direction, depend on the observer's mass। तो चले लेंथ के बारे में भी हम आपको समझा देंगे। आसान सी साइमुलेशन मौजूद है। ये रहा लेंथ कंट्रैक्शन। क्लियर? लेंथ कंट्रैक्शन की तरफ हम जानते हैं और ये पहले चले इसको स्लो करते हैं और जब स्लो करेंगे तो इनसाइड द ऑब्जर्वर के लिए ये रहा, देखें स्पेसशिप रेस्ट में है। इसकी लेंथ वही है जो कि ऑब्जेक्ट को अंदर नज़र आ रही है। क्लियर? अब आउटसाइड द ऑब्जेक्ट के लिए ज़रा चेक करें। आउटसाइड द ऑब्जेक्ट के लिए भी इसकी लेंथ वही है जो कि इनसाइड द ऑब्जेक्ट के लिए है। क्लियर? दोनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ सेम है क्योंकि स्पीड जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिवली एक दूसरे के लिए ज़ीरो है। वो भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। क्लियर? ओके, क्लियर। अच्छा, इसके बाद ज़रा स्पेसशिप को थोड़ा सा मूव करते हैं। जो आप इसको मूव करेंगे तो याद रखिए इनसाइड द ऑब्जर्वर के तो वही होगा। इनसाइड द ऑब्जर्वर कहेगा यार तमाको बस जो पहले कम फीलिंग्स हो मगा फीलिंग्स माला हो समझी, ठीक दा। हाँ, आउटसाइड द ऑब्जर्वर क्या कहता है? आउटसाइड द ऑब्जर्वर कहता है एलकस्ता लेंथ खुद ज़्यादा शो पता है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपकी लेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग सोर्स है, मूविंग क्लॉक है, उसकी लेंथ क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये रहा आपके पास प्यारी सी ये जो है इसमें जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा कंट्रैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए हैं। 4 क्वेश्चन है। ट्विन ट्रेवल्स टू द स्पेस एट nearly the speed of light and returns to earth according to special theory that will happen to their age compared to their twin on earth। तो आया अर्थ पे जो उसकी एज है वो दोनों की सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो याद रखें बच्चों, जब भी 2 बच्चे पैदा हो जाएं और एक स्पेसशिप में चला जाए और दूसरा ज़मीन पे रह जाए तो स्पेसशिप की घड़ी जो है वो हम जानते हैं कि वो स्लो हो जाएगी। अगर ज़मीन पे 3 साल गुजरेंगे तो स्पेसशिप में 1 साल गुजरेगा। ज़मीन पे अगर 30 साल गुजरेंगे तो स्पेसशिप में 10 साल गुजरेगा। ज़मीन पे अगर 60 साल गुजरेंगे तो स्पेसशिप में 20 साल गुजरेगा। लिहाजा जो ट्विन होगा स्पेस पे दे विल द सेम एज। नो, द ट्विन स्पेस विल बी ओल्डर। नो, द ट्विन ऑन द अर्थ विल बी ओल्डर। या तो ये जो आंसर है ये सही आंसर है। क्लियर? विश यू बेस्ट ऑफ लक।